हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसमें अभी बैक टू बैक आपको लगातार 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो यहाँ पर देखने को मिलेगी कंसोल बॉन्ड से रिलेटेड। कंसोल बॉन्ड एक्चुअली ये लॉकडाउन के समय पर न्यूज़ में रहता है। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर पीएम केयर्स के अंतर्गत जो भी डोनेशंस लिए जा रहे थे, तो पीएम केयर्स का अल्टरनेट यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कंसोल बॉन्ड को। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी ये रहता है वर्ड कंसोल बॉन्ड, जिसको परपेचुअल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को पीएम केयर्स के अंडर में डोनेशन ना लेकर कंसोल बॉन्ड के तहत यहाँ पर फंड इकट्ठा करना चाहिए। तो इसलिए ये जानते हैं कि कंसोल बॉन्ड होता क्या है। देखिए, कंसोल बॉन्ड जैसे नॉर्मली बॉन्ड जो होते हैं वो एक तरीके से डेट होते हैं, और बॉन्ड में क्या होता है कि एक आपको मैच्योरिटी पीरियड होता है और प्लस एक इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक। लेकिन ये जो कंसोल बॉन्ड होते हैं इनमें मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, यानी कि जितने समय तक ये आपके पास है तब तक आपको इंटरेस्ट इसका मिलता रहेगा, और फाइनली जो इसको इशू करने वाला हो, मेनली इसको इशू करने वाली गवर्नमेंट ही होती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने मन के अकॉर्डिंग कभी भी इसको रिडीम कर सकती है। अदरवाइज कंसोल बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। जैसे कि नॉर्मल बॉन्ड में मान लीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड आपको 10 ईयर्स है और 5% का ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई आपको मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। ये टोटल का टोटल आपको गवर्नमेंट पर या फिर जो इसको इशू करने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि कब इस बॉन्ड को वो वापस लेगा। तो इस तरीके से ये एक डेट ना होकर एक इक्विटी की तरह यह काम करने लगता है। अदरवाइज जो बॉन्ड होते हैं वो नॉर्मली डेट इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पर मेच्योरिटी डेट नहीं होगी, बस आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर। जैसा इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कि ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने, इसको प्रमोट करने, और किस तरीके से एमएसएमईज हैं या फिर जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस सेंटर के थ्रू अवेयरनेस या फिर प्रमोट की जाएंगी। ये जो सेंटर है ये स्टार्ट किया गया है 2 बॉडीज के द्वारा, ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। फर्स्ट इज एनआरडीसी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में आता है, और दूसरी मिनिस्ट्री है जो जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है। एनआरडीसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत भी 2020 में न्यूज में रहा। तो मेनली इसका काम क्या है? आत्मनिर्भर भारत का जो काम है ये रिफॉर्म्स एंड इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब देखिए कि आत्मनिर्भर भारत का कंपैरिजन होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो कि 1950s या 60s के टाइम पर अपनाया गया, या उसके बाद भी ये चला, करीब 80s तक ये चला। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम इंपोर्ट को कम करते हैं, और जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उनको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने पर ज़्यादा फोकस देते हैं। यानी कि किसी न किसी तरीके से इंपोर्ट को हम एलिमिनेट करने की बात करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात की गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है। तो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, चाहे वो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक कंपनीज हो, उन दोनों को हमारे यहाँ बिजनेस करने में सहूलियत हो, इस तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म्स लाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं की गई है। ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी है और ये जो फॉरेन कंपनीज आएंगी उनके लिए भी है। ये 5 पिलर पर बेस होगा आत्मनिर्भर: डेमोग्राफी, डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सिस्टम और पॉलिसीज। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के तौर पे। तो ये 5 पिलर आपको याद रखने आत्मनिर्भर भारत के। और ये भी पता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं और बहुत सारे पैकेजेस भी प्रोवाइड किए गए हैं कई सारे सेक्टर्स को। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन लोन टू डिस्कॉम्स। डिस्कॉम जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको डिस्कॉम कहा जाता है। तो अब ये क्या करती हैं, जैसे डिस्कॉम मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, जैसे कि टाटा भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, तो ये क्या करेगी, किसी कंपनी से बिजली खरीद के लाएगी। जैसे कि एनटीपीसी हो, एनटीपीसी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी खरीद के लाएगी टाटा, और ये क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसने जो एनटीपीसी से खरीदा हुआ है बिजली, उसके लिए इसको पैसा देना भी है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया था कि इनके पास अब लिक्विडिटी ज़्यादा है नहीं, काफ़ी बकाया रह गया, इनको लॉसेस आ रहे हैं। तो इस वजह से ये पैसे अपने जहाँ से इन्होंने खरीद के लाया है उसको वो पे नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई लोन स्कीम का है, स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन लोन स्कीम डिस्कॉम के लिए लाया है। और ये जो स्कीम होगा ये सभी डिस्कॉम्स पर लागू होगा, चाहे वो डिस्कॉम पीएसयू हो यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिस्कॉम हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर के डिस्कॉम हो जैसे कि टाटा वगैरह होगा, या फिर कोई भी ट्रांसमिशन कंपनी हो, इन सब पर ये लागू होगा। इसके तहत जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे वो 2 ट्रेंच यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और इनका टेन्यूर जो होगा वो 10 साल का होगा, और मोरेटोरियम जो होगा यहाँ पर ये 3 साल का होगा। अब देखिए मोरेटोरियम क्या होता है। मोरेटोरियम ये टाइम पीरियड होता है लोन देने के बाद जिस वक्त टाइम तक कोई इंटरेस्ट वसूल नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए कि 2021 में किसी बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, अब ये बैंक कहेगा कि मुझे 3 साल तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, यानी कि 2024 तक आप क्या कीजिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट मत दीजिए, लेकिन उसके बाद आप पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, यानी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो बीच का 3 साल हुआ जिसमें इस कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, इसको हम कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड। तो इस लोन के तहत जो मोरेटोरियम पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी बस एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है, जिस तरीके से आप देखेंगे कोई भी डिजास्टर हो, फ्लड्स वगैरह हो, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो राहत सामग्री होती है या फिर जो फूड आर्टिकल्स वगैरह है उनको ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पर भी मनी के कंसेप्ट में हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया गया है। इसको यूज इसलिए किया गया है कि जब डिमांड कम हो जाए, तो डिमांड कम होने का एक बेसिक रीजन क्या होता है, डिमांड कम तभी होती है जब लोगों के पास, पीपल के पास पैसे की कमी हो जाए। तब वो क्या करते हैं कि खर्चा करना बंद कर देंगे, तो क्या होगी, मार्केट में डिमांड की कमी हो जाएगी। अगर हम किसी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा दे दें तो फिर क्या करेगा, वो भी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खरीदना स्टार्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये लोगों के हाथ में पैसा कैसे दें, ठीक है। तो यही एक कंसेप्ट है जिसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। मेनली इसके तहत क्या होता है कि करेंसी को प्रिंट कीजिए, बहुत सारी करेंसी को प्रिंट कीजिए और उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो डिमांड क्या होगी, वो बढ़ने लगेगी। तो इसको हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जानते हैं। कुछ उसी तरीके से जैसे कि हेलीकॉप्टर से आप पैसे छापिए और हेलीकॉप्टर से आप उसको लोगों के पास गिरा दीजिए, लोग खुद ही उसको ले लेंगे, ठीक है। तो मेनली एक अनकन्वेंशनल ये मेथड है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि यूज होता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में था, इसलिए आपको समझ लेना है कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है। राइज इन एफडीआई, ये एक फैक्ट है, कभी कभी स्टेटमेंट रहते हैं ऐसे। तो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में एफडीआई में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और कौन से सेक्टर से जहां पर ज्यादा एफडीआई का इनफ्लो हुआ है, वो है सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा सोर्स जहां से एफडीआई हमारे यहाँ आया है वो है सिंगापुर। अगेन एक फैक्ट, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब कोविड के समय पे म्यूचुअल फंड्स के साथ भी प्रॉब्लम लिक्विडिटी मिसमैच की हो गई थी। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा ये कुछ कंपनियों में इनके शेयर होते हैं। तो अभी कोरोना के समय पे, लॉकडाउन के समय पे स्टॉक मार्केट जो था ये काफ़ी नीचे गया, जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ। इसके साथ साथ इनके पैसे जिस कंपनी में लगे हुए हैं उनका अगर लिक्विडिटी मिसमैच होता है तो उस वजह से भी इनको लॉस होता है। और इसमें भी अगर क्या करें कि जो जिन लोगों का म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है वो तुरंत निकालना भी स्टार्ट करें, तो अब ऐसे म्यूचुअल फंड के पास पैसे की तो कमी हो गई, लेकिन लोग जिनका पैसा इनके पास है उन्होंने निकालना स्टार्ट किया। तो जब इनके पास पैसा है ही नहीं तो फिर ये लोगों को पैसा दे कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है म्यूचुअल फंड के साथ भी, जैसे कि एनबीएफसी के साथ हुई थी। तो इसलिए इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगेन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एक स्कीम, एक प्रोग्राम लेके आती है म्यूचुअल फंड के लिए। ये किस तरीके का प्रोग्राम है, ये है ऑन टैप एंड ओपन एंडेड प्रोग्राम। ऑन टैप का मतलब क्या होता है, ऑन टैप का मतलब ये होता है कि आपको जब पैसे की जरूरत हो तब आके आप ले जा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, इसकी एक डेट होती है, उस डेट तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तब तक आप एलिजिबल है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। लेकिन ऑन टैप में ऐसा नहीं होता है। ऑन टैप में जब भी आपको जरूरत हो आप आके ले सकते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि कोई अपर अमाउंट फिक्स यहाँ पर नहीं है, जितने भी पैसे की आपको जरूरत है उतने आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये फैसिलिटी ये सभी एलिजिबल बैंक, जो बैंक LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलिजिबल वाले जो बैंक है उन सब पे ये लागू होता है। क्योंकि सरकार जो होती है वो डायरेक्ट किसी कंपनी को पैसा नहीं देती, वो पहले पैसा जो देती है वो बैंक को देती है और बैंक आगे अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो तरीका मेंशन किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा।
तो जितने भी बैंक जो जो LF के अंतर्गत आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में आते हैं, वो सभी इस स्कीम के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो पैसा बैंक को दिया जाएगा वो दिया जाएगा रेपो रेट पर, और वो रेपो रेट फिक्स होगा 90 डेज के टेन्योर के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं मेनली, ये RBI की मॉनेटरी रेट्स हैं। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? रेपो रेट तब होता है जब RBI पैसा देती है या लेंड करती है बैंक्स को। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट तब होता है जब RBI बोरो करती है पैसा बैंक्स से। ठीक है, यहां पर जो रेट होता है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, ये जो जनरली होता है हाई होता है, और यहां पर जो रेट होता है जिसको रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं, ये होता है कम। मेनली रिवर्स रेपो रेट का यूज जो होता है ये कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए होता है, और वहीं रेपो रेट जो होता है या रेपो ऑपरेशंस जो होते हैं जनरली ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका किया जाता है, या फिर अगर करेंसी मिसमैच मतलब कि कैश फ्लो का मिसमैच हो जाए उस चीज़ के लिए भी रेपो रेट का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो रेपो रेट जब बैंक को लेंड करती है RBI, और रिवर्स रेपो रेट जब RBI बोरो करती है बैंक से। तो यहाँ पर ऑपरेशन जो होंगे वो रेपो ऑपरेशन होंगे, रेपो रेट पर जो कि फिक्स होगा 90 डेज तक के लिए। नेक्स्ट, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यानी कि अगेन रेपो ऑपरेशंस है, यानी कि यहाँ पर RBI क्या होगा, लेंड करेगा पैसा बैंक्स को। ठीक है, अगेन ये किसके लिए? NBFCs के लिए है। इनके पास भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब NBFCs को किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है? मान लीजिए कोई भी NBFC बैंक है, ठीक, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? ये जनरली बैंक से लेके पैसा आते हैं या फिर इन्वेस्टर से पैसा लेके आते हैं। तो समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल बैंक से इन्होंने लोन दिया। अब ये कोई हाउसिंग वाली NBFC है जो हाउस लोन देती है, तो इसने क्या किया कि बैंक से लोन लेके आई ये 10 साल के पीरियड के लिए 5% की इंटरेस्ट पर। इन्होंने इस पैसे को आगे बढ़ा दिया, किसी भी हाउसिंग कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है, कंस्ट्रक्शन में काम करती है। ठीक है, इन्होंने इसको लोन दे दिया 10 साल के लिए, और मान लीजिए अब इसको फायदा अगर लेना है तो लोन इसको 5% से ज़्यादा पर देना होगा। तो मान लीजिए इसको लोन इन्होंने 8% पर दे दिया, और ये 3% ही तो इसका फायदा होगा NBFC का। अब मान लीजिए कि इस कंपनी ने ये पैसा 10 साल में नहीं चुकाया, तो फिर क्या होगा? ये NBFC इस बैंक को पैसा नहीं चुका पाएगी। अगेन लिक्विडिटी मिसमैच होगा। अगर इसको ज़्यादा टाइम तक, मान लीजिए कि 15 साल तक के लिए इसको लोन इन्होंने दे दिया, तो अगेन अगर 15 साल तक दिया है, यहाँ इनको 10 साल में चुकाना है, तो पूरा पैसा अगेन यहाँ से इनको नहीं मिलेगा, तो दोबारा ये फिर क्या करेंगे? बैंक्स को नहीं चुका पाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, NBFCs के साथ भी लिक्विडिटी मिसमैच हो जाता है, इनके पास पैसे रहते नहीं हैं चुकाने को। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अगेन एक नई स्कीम टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नाबार्ड को। नाबार्ड अब आगे किसको पैसा देगा? ऐसे बैंक्स जो कि काम करते हैं किसके लिए, जैसे कि MSMEs हो गए, MSME सेक्टर्स के लिए काम करते हैं, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करते हैं, उनको देगा। चाहे बैंक्स हों या फिर आपको माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको आगे बढ़ाएगा। 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को, सिडबी किसको देगी? सिडबी अगेन जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं उनको, इंडस्ट्री वगैरह होते हैं उनको पैसा देगी। और यहाँ पर 10,000 करोड़ जो कि NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जाएगा, जो आगे हाउसिंग फिनेंस जो कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट वगैरह को या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोन देती हैं, ये उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा 50,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एक चीज़ और फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो वहाँ करती थी, इनका रेगुलेशन पहले NHB करता था, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, लेकिन अब ये खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस ये रेगुलेशन अब ये नहीं करती। अब ये जो हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं इनका रेगुलेशन करती है RBI। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेटरी चेंज किया गया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लेके। अब ये जो बैंक्स हैं ये कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे? अब जो NBFCs होंगी उनको कैसे पैसा देंगे? ये उनके बॉन्ड्स खरीदेंगे, उनके कमर्शियल पेपर खरीदेंगे, या फिर उनके ऐसे डिबेंचर्स जो नॉन कन्वर्टिबल हो। बॉन्ड्स आप समझते ही डेट मार्केट का, ये भी वैसे सारे डेट मार्केट की ही है। तो ये नॉर्मल बॉन्ड्स, एक मैच्योरिटी पीरियड होगा, एक इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा आपको, जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो विद प्रिंसिपल आपको ये लौटा देना होगा।
कॉमर्शियल पेपर क्या होता है कि ये कॉर्पोरेट इशू करती हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, और इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई कोलेट्रल आपको नहीं देना होता, तो ये कॉमर्शियल पेपर होता है। डिवेंचर का मतलब ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो जब किसी को हम लोन देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, भले उसकी कंपनी नुकसान में हो या फिर फायदे में, हमें उसे कोई मतलब नहीं है, हमें एक इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब जो बैंक्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं जो लोन देती हैं, वो कई तरीके से लोन देती हैं। एक तरीका ये होता है कि उन्होंने लोन दे दिया और इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं। अगर उनको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं मिला, यानी कि उनका लोन अगर लगता है कि डूब गया, तो फाइनली फिर क्या होगा कि ऑक्शंस होगा, और जो भी हिस्सा होगा उस कंपनी में बेचने के बाद उस कंपनी को, वो इनको मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका लोन देने पे ये भी होता है, कुछ बैंक्स ये भी करती है कि मान लीजिए इन्होंने किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया, वो कॉर्पोरेट इनकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को चुका नहीं पाए, तो फिर क्या होता है कि ये बैंक्स क्या करती हैं कि जितना इनका वैल्यू रहता है लोन और इंटरेस्ट टोटल मिला के, ये उतने अपने डेट को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उस कंपनी का उतने ही प्राइस का वो शेयर परचेज कर लेती है, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाता है अपने आप में। तो जब इस तरीके के लोन अपने आप शेयर में कन्वर्ट हो जाए, तब हम उसको कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल है, यानी कि यहाँ पर जो लोन होगा वो शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक्स को एनबीएफसीज के में जो इन्वेस्ट करना है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। पुराना न्यूज़ है लेकिन हमेशा न्यूज़ में रहता है। 2015 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, मेनली गोल्ड इंपोर्ट को रोकने के लिए, क्योंकि इंडियंस काफ़ी फोकस करते हैं गोल्ड इंपोर्ट्स या गोल्ड यूज़ को लेके, तो इस वजह से काफ़ी हैवी इंपोर्ट करना पड़ता है। इससे हमारा जो फॉरेक्स होता है वो खाली होने लगता है, करेंसी हमारी जो है वो खास करके जो फॉरेन करेंसी है वो हमें देनी पड़ती है। लिमिट्स की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए जो लिमिट है वो मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और मैक्सिमम लिमिट है 4 केजी ऑफ गोल्ड। अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं तो कम से कम 1 ग्राम का लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम 4 केजी का ये गोल्ड के बराबर आप ये बॉन्ड ले सकते हैं इंडिविजुअल के लिए, ठीक। ये इशू कौन करता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये जो खरीद बिक्री होती है इस बॉन्ड की, ये होती है स्पॉट गोल्ड प्राइस पर। अब स्पॉट गोल्ड या स्पॉट प्राइस क्या होता है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पॉट प्राइस और एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और फ्यूचर, अपने स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन एंड फ्यूचर का नाम सुना होगा। तो ये होता है फ्यूचर और ये होता है फॉरवर्ड। स्पॉट का मतलब होता है कि जिस समय अभी मुझे कोई स्टॉक खरीदना है, तो अभी जो प्राइस चल रहा है मैं उसी प्राइस पर उसको चाहे बाय कर दूं, या फिर अगर मेरे पास है तो मैं उसको सेल कर दूं। तो ये होता है स्पॉट प्राइस किसी भी चीज का। तो गोल्ड का स्पॉट प्राइस यानी कि उस समय जो भी स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर खरीद और बिक्री। फॉरवर्ड या फ्यूचर प्राइस का मतलब ये होता है जब हम फ्यूचर में किसी चीज को खरीदने वाले हैं, जैसे कि आज 15 फरवरी है और मुझे गोल्ड खरीदना है 20 फरवरी को, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि मुझे जिससे गोल्ड खरीदना है उससे मैं एक एग्रीमेंट करूंगा कि देखिए मुझे 20 तारीख को ये गोल्ड खरीदना है, मुझे आप 50 रुपए में ये गोल्ड दे दीजिएगा। तो अगर वो एग्री करेगा तो ठीक है, अगर नहीं एग्री करेगा तो नहीं एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर वो एग्री कर गया कि 50 रुपए में ठीक है आप 20 तारीख को खरीद लीजिएगा, तो 20 तारीख को गोल्ड का प्राइस 50 रुपए हो या 100 रुपए हो, वो आपको मना नहीं कर सकता, आप 50 रुपए में ही उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होता है ये फ्यूचर में होता है, तो इसको हम फॉरवर्ड या फ्यूचर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो खरीद बिक्री होगी फ्यूचर में नहीं होगी, ये होगी स्पॉट गोल्ड प्राइस में। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। इस बॉन्ड को ले जाके आप लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड आपको कोलेटरल की तरह भी काम करेगा। टेन्यूर जो होगा ये 8 साल का होगा, लेकिन आप पहले भी निकाल सकते हैं 5 साल के बाद, यानी कि 6ठे साल, 7th और 8th साल में भी आप निकाल सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगा, इसका मतलब ये है कि आप अपने बॉन्ड को दूसरों को बेच भी सकते हैं या दूसरे के बॉन्ड को आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने का मतलब यही होगा कि उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, खरीद बिक्री की जा सकती है, आगे उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब ये देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स या टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड है। अब देखिए टेलीकॉम कंपनीज के जो इनकम होते हैं वो दो तरीके से आते हैं, ठीक है। इनकम जो होगा ये दो तरीके से आते हैं, एक जो उनके टेलीकॉम ऑपरेशंस हो गए, एक जो हो गए उनके नॉन टेलीकॉम ऑपरेशंस। कैसे? टेलीकॉम ऑपरेशंस जैसे कि उन्होंने सिम बेचा
या फिर डेटा का पैसा लेते हैं, या फिर आपसे कॉल के लिए भी पैसा लेते हैं, ये तो टेलीकॉम सर्विसेज हो गई जिससे वो पैसा लेते हैं। कुछ नॉन टेलीकॉम भी इनकम उनको होते हैं जो टेलीकॉम के ये एरिया में नहीं आते। जैसे कि मान लीजिए कि उनके पास कोई असेट होगा, उस असेट को उन्होंने बेच दिया, पैसा आया, उन्होंने कोई एफडी करवाया है, पैसा आया, उन्होंने बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, उसका इंटरेस्ट आया, तो यहाँ से भी इनकम आया। ठीक है, तो इस टेलीकॉम और प्लस नॉन टेलीकॉम दोनों इनकम को मिला के EGR या फिर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहा जाता है। अब यहाँ पर ये मामला ये रहता है न्यूज में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया कि यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो EGR पर लगाया जाएगा, यानी कि इस टेलीकॉम कंपनीज के जो टेलीकॉम सर्विस होंगे या फिर जो नॉन टेलीकॉम इनकम होगा उन दोनों को मिला के लगा जाएगा। इन टेलीकॉम कंपनी का कहना था कि आपको टैक्स लगाना है तो आप टेलीकॉम ऑपरेशंस पर टैक्स लगाइए, इन पर आप नॉन टेलीकॉम ऑपरेशंस पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, इनके तो टैक्स हम अलग से देते हैं, फिर दोबारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कहना था टेलीकॉम कंपनी का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनीज के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया और कहा कि EGR के ऊपर ही टैक्स लगेगा, यानी कि इन दोनों को कलेक्ट करके टैक्स लगाया जाएगा और ये टैक्स लगाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, कमिटी टू ओवरसी ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक के ओनरशिप या स्ट्रक्चर को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए RBI के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, जिनका नाम है PK मोहंती। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSME। पता होगा आपको कि पहले MSME की जो डेफिनेशन हुआ करता था वो हुआ करता था आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, यानी कि स्मॉल इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइज या फिर मीडियम इंटरप्राइज में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन इंटरप्राइज को डिफाइन किया जाता था। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब ये इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया खत्म, अब इनको कर दिया गया टर्न ओवर के हिसाब से या बेसिस पर इनको डिफाइन किया जाएगा। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो टर्नओवर होना चाहिए 10 लाख से 5 करोड़, स्मॉल इंटरप्राइज के लिए 2 करोड़ से 50 करोड़ और मीडियम इंटरप्राइज के लिए 3 करोड़ से 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो इनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ये जो टैक्स होगा, ये जो इंपोर्ट करके गुड्स आते हैं ये उन पर लगाया जाएगा। एंड इन एडिशन टू कस्टम टैक्स, यानी कि कोई 100 रुपए की चीज आई, इस पर कस्टम टैक्स लगा। देखिए कस्टम टैक्स जो होता है ये अलग अलग होता है, कौन सी प्रोडक्ट पर कितना लगाना है ये इसका हिसाब किताब अलग अलग, ये फिक्स नहीं है। तो मान लीजिए कि 100 रुपए का इंपोर्ट करके लाए, 10% हमने कस्टम टैक्स लगा दिया, इसकी प्राइस होगी 110 रुपए। ठीक है, अब इस पर लगेगा क्या, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। मेनली ये जो टैक्स होते हैं ये उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज जो होती है डंप करती हैं, डंपिंग होता है, तो इसके लिए से बचने के लिए बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स हो गया। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होती है, मेनली वो भी इसी के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो मैंने याद रखिए कि इंपॉर्टेंट गुड्स पर लगाए जाते हैं और ये कस्टम ड्यूटी को रिप्लेस नहीं करता है, इसके अलावे लगता है ये। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट रहा इकोनॉमी से रिलेटेड। अभी 2 पार्ट अभी लगातार इसके और आएंगे ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।